नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अब है बात करते हैं हम मिथुन लग्न में 12th हाउस व्यय भाव में 9 ग्रहों का फलादेश क्या फल देंगे। ठीक है, अभी मैंने पुरानी वीडियो डाली हैं। आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रत्येक लग्न के हिसाब से बना रहा हूँ, प्रत्येक भाव के हिसाब से बना रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्लास में आप जो लोग हैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस 50 लोग कमेंट्स में यदि लिखते हैं कि सर हमें एस्ट्रोलॉजी क्लास सीखनी है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव की व्यवस्था करूंगा या फिर जूम मीटिंग की व्यवस्था करूंगा। ठीक है ना, बट आप लोग कमेंट्स में लिखें उसके बाद। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं मिथुन लग्न में। सबसे पहले सूर्य ग्रह व्यय भाव में बैठता है। सूर्य यहाँ पर यदि बैठता है तो क्या फल देगा। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी के रूप में एक पापी ग्रह है। ठीक है ना, ये तृतीय भाव हो गया, ये परिश्रम का है। इसलिए और देखिए मिथुन लग्न बड़ी ही सॉफ्ट है, ये बुध की है। मिथुन लग्न वाले जातक कैसे होते हैं, मिथुन लग्न का मैंने फलादेश किया है। मिथुन लग्न वाले कैसे लोग होते हैं, इनका कॉर्नर कैसा होता है, ये बड़े ही मजेदार व्यक्ति हैं। यदि मिथुन लग्न को हम समझें बारीकी से तो ये एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं। ठीक है ना, कभी किसी से दबते भी नहीं हैं और कभी किसी से लड़ते भी नहीं हैं। और मेरी बात आपको एक्सचेंज इस तरीके से करेंगे कि आप बोलेंगे कि इनकी खुद की खोज है, बट ये मेरी बात सुनकर आपको बताएंगे। ठीक है ना, बट इन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरी कॉपी की है। आप शायद समझ रहे होंगे, इनका एक अलग ही माइंड है। किसी भी चीज में अपना माइंड ये प्लस कर देते हैं और उस चीज को बहुत अच्छा कर देते हैं। कोई भी चीज को अच्छा करना है तो मिथुन लग्न वाले जातक को आप दे दो, तो मिथुन लग्न वाले जातक उस चीज को मॉडिफाइड करके अच्छा करके बहुत अच्छा सेल करेंगे। मिथुन लग्न वाले एक अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, धनी भी होते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे सूर्य की, तो सूर्य यहाँ पर तृतीय से होकर पापी ग्रह बन गया है। सूर्य यहाँ न्यूनतम पापी है। सूर्य लग्नेश बुध का मित्र तो है, सूर्य क्षत्रिय है और सत्वगुणी है। ठीक है ना, यह अनिष्टकारी ना होकर जातक के शौर्य की वृद्धि करेगा, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ द्वादश स्थान में सूर्य वृष राशि का, हालांकि वृष राशि सूर्य की शत्रु राशि है, उसके बाद भी यहाँ पर सूर्य पराक्रम भंग योग बनाता है। शत्रु राशि में बैठने के बाद भी जातक जो है ना, सूर्य यहाँ पर पराक्रम भंग योग बनाता है अपनी सिंह राशि से दसम। ठीक है ना, कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सूर्य का दसम भाव, दसम दृष्टि दसम राशि पर बहुत अच्छा फल पड़ता है। तो अपनी मित्र राशि से, अपनी स्वयं राशि से सूर्य जो है दसम होकर यहाँ पर बैठ रहा है। तो यह यहाँ पर सूर्य इस कारण से अशुभ फल नहीं देगा। जातक धार्मिक यात्राएं करेगा, परोपकार सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करेगा, अपने मित्र परिवारजनों पर धन खर्च करेगा। जातक एक, मैं कहूँगा अय्यास नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कोई भी व्यक्ति देखकर जातक को अय्यास ही कहेगा। अय्यास शब्द का यहाँ पर आप गलत अर्थ ना निकालें। कहने का मतलब नेम फेम, बढ़िया वीआईपी कार, लग्जरी रहना, मतलब खूब अच्छे से मेंटेन करना अपने आप को, एक अमीर व्यक्ति की तरह जातक अपने आप को प्रदर्शित करेगा। और जातक सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च करता है। ठीक है ना, द्वादश भावगत सूर्य की दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि पर होती है। वृश्चिक राशि जो कि जातक की मित्र राशि है, सूर्य की मित्र राशि है। यहाँ पर ये जो है ना 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक अपने आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मिथुन लग्न वाले देखते हैं, हम अनुभव में हैं, काफी लोगों की कुंडलियां देखी हैं। मिथुन लग्न वालों के जो शत्रु होते हैं वो स्वतः ही किसी न किसी कारण से परास्त हो जाते हैं। बिना लड़ाई लड़ने के बाद भी, यदि लड़ाई नहीं भी लड़ रहे हैं तो शत्रु परास्त हो जाते हैं स्वतः। या तो वह बीमार हो जाएंगे या ना कुछ कारण बन जाएगा कि सामने वाले के शत्रु उससे झुक जाएंगे। ठीक है, यहां पर यदि सूर्य बैठा है तो द्वादश भावगत सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर वृश्चिक राशि होने के कारण शत्रुओं से तो विजय प्राप्त करता ही है, रोग पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यदि सूर्य पर किसी अनिष्ट ग्रह की दृष्टि ना हो, राहु या शनि जैसे ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो जातक रोग पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, कर्जे पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, पर यहाँ पर एक बात देखनी पड़ती है कि जातक को कई बार पैसे की तंगी के कारण है ना, कई बार कई मुसीबतों को अपने सिर ले लेता है पैसे की तंगी के कारण। ठीक है, ऐसा होता है। ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ज्यादातर पैसे की तंगी बन जाती है, क्योंकि धन का स्वामी है चंद्र। तो जातक का मन जो है ना, ऐसी चीजों में पैसा खर्च हो जाता है कि उसके बाद जातक के पास पैसे की तंगी किसी न किसी कारण से आती है।
परंतु यहाँ सूर्य की दशा की यदि हम बात करें तो सूर्य की दशा जातक को उतना अच्छा फल नहीं दे पाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मिथुन लग्न में व्यय भाव में सूर्य का फलादेश किया है। अब सूर्य के बाद यहाँ पर हम चंद्र का फलादेश करते हैं कि चंद्र यहाँ पर हमें क्या फल देगा। मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय होने के कारण मुख्य मार्केश बन गया है। देखिए ये द्वितीय भाव है, द्वितीय इसका स्वामी होकर यहाँ पर बैठना चंद्र का, तो ये मार्केश यहाँ पर बन गया है। अपने पुत्र वधु के लग्न में चंद्रमा थोड़ा उद्विग्न रहता है, ठीक है ना, परेशान रहता है, क्योंकि बुध पुत्र वधु कैसे, ये मतलब जो है ना, ये राशि जो है ना, ये और ये दोनों राशियां चंद्र की राशियां हैं। कहने का मतलब चंद्र की राशियां से मतलब ये है, चंद्र ग्रह जो है ना, चंद्र ग्रह का पुत्र बुध ग्रह है, और ये दोनों राशि मिथुन और कन्या, ये दोनों राशियां बुध ग्रह की राशियां हैं। उस हिसाब से इसको पुत्र वधु राशियां कहा गया है, ठीक है ना। चूंकि बुध यहाँ पिता चंद्रमा को परम शत्रु मानता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य जिस तरह से शनि को शत्रु नहीं मानता लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानता है, ठीक यहाँ पर वही कंडीशन है कि बुध चंद्रमा को परम शत्रु मानता है लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। एक बात सदैव ध्यान रखना, गोचर में जब भी चंद्रमा बुध की राशि पर आता है या बुध के यहाँ आता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, और बुध जब भी चंद्र के स्थान पर आता है तो जातक का कुछ ना कुछ छीनता जरूर है, लेता जरूर है। बुध जो है ना चंद्र को परम शत्रु मानता है। फिर भी चंद्रमा मिथुन लग्न में योग कारक ग्रह माना गया है। द्वादश स्थान में चंद्रमा वृष राशि में होगा, चंद्रमा के कारण धनहीन योग बनेगा, पर चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है तथा 5 अंशों तक परमोच्च होता है। देखिए एक तो उच्च का होना, वृष राशि में बैठ गया तो उच्च हो गया, और यहीं पर मान कर चलिए यहाँ पर 5 अंश लिखा है तो ये परमोच्च हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस भाव में चंद्रमा अपनी कर्क राशि में एकादश, कर्क राशि से एकादश होने के कारण द्वितीय भाव के पूर्ण फल प्रदान करता है, यानी धन भाव के पूरे फल प्रदान करता है। एकादश कैसे, देखिए चंद्रमा यहाँ की राशि, देखिए ये कर्क राशि है, ये चंद्रमा की राशि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां, ठीक है ना। तो द्वितीय से चंद्र 11वें स्थान पर बैठने के कारण यह जातक को है ना द्वितीय भाव के संपूर्ण फल देता है। निश्चय ही जातक धनी मानी अभिमानी हो जाता है। लाल किताब में तो इस जातक को रात का तूफान कहते हैं, ठीक है। जातक यात्राओं के द्वारा, विदेश यात्रा के द्वारा धन कमाता है, विदेश फॉरेन कंट्री से धन कमाता है, और ऐसा जातक यदि विदेश में रहने जाता है तो मानकर चलिए सोने पर सुहागा है। यह जातक के लिए सबसे अच्छा उसका डिसीजन रहेगा कि यदि वो फॉरेन कंट्री में जाकर रहता है, किसी ऐसी कंट्री में जो ठंडी हो, कहने का मतलब जैसे लंदन हो गया, कनाडा हो गया, ठंडी जो कंट्री है वहां पर यदि जाकर जातक रहता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अभी दृष्टि की बात करें तो वृश्चिक राशि पर चंद्रमा की दृष्टि है तो शत्रुओं का नाश स्वतः होगा। यहाँ पर देखिए ये वृश्चिक राशि है और यहाँ पर चंद्रमा शत्रुओं का नाश कर रहा है, रोग का नाश कर रहा है। ऐसा जातक अपने जीवन में स्वप्रयास, खुद के प्रयास से जो कुछ भी कमाता है वह स्थायी रहता है। माता पिता की संपत्ति स्थायी काम ना आ पाए या आ पाए इसका कोई भरोसा नहीं है, बट जातक की संपत्ति उसके पास होती है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कई बार क्या होता है, डाइवोर्स वगैरह के जब भी केस आते हैं लोगों के हमारे सामने, कोर्ट कचहरी के केस आते हैं तो आधी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बट ये कुंडली है और यदि चंद्रमा यहाँ पर किसी भी हस्बैंड या वाइफ का है तो उसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। उसकी जो खुद के द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। चंद्रमा की दशा और चंद्रमा की अंतरदशा यश कीर्ति का अर्जन कराती हैं, जातक को धन की प्राप्ति कराती हैं, और चंद्रमा की दशा जातक के लिए बहुत अच्छी रहती है। यह मैंने मिथुन लग्न में चंद्रमा का व्यय भाव में बैठने का फलादेश बताया है। अभी मिथुन लग्न में चंद्रमा के बाद बुध ग्रह व्यय भाव में बैठेगा तो क्या फल देता है, चलिए आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश है, दोनों केंद्रों का स्वामी है, इसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है, ठीक है ना। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता है। देखिए ये लग्नेश हो गया और ये सुखेश हो गया, इन दोनों का स्वामी बनकर बुध यहाँ पर हो गया तो इसे यहाँ कोई दोष नहीं लग रहा है। ये अति शुभ फलदायक है, वह योग कारक ग्रह यहाँ पर बनता है क्योंकि वह अपने मित्र की राशि वृषभ राशि में, द्वादश स्थान में बुध वृष राशि का होने के कारण मित्र राशि तो कहलाएगा ही, पर बुध की यह स्थिति क्रमशः लग्न भंग योग और सुखहीन योग की सृष्टि भी करती है। जातक को सुंदर स्त्री, सुंदर वस्त्र, संतान व वाहन का सुख मिलेगा, परंतु
परिश्रम का उतना लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये लग्न है और ये जातक का स्वयं है। बुध यदि लग्न का स्वामी यहां पर चला गया है तो जातक को खुद के परिश्रम का उतना लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कहीं उसने मेहनत की कि उसको उस मेहनत के 10,000 मिलने थे तो वहां उसको 8,000 मिलकर ही रह जाएंगे। संतान सुख, पत्नी सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। जातक की स्त्री जो है सुंदर रहेगी, अच्छे वस्त्र पहनने वाली रहेगी। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने हेतु काफी संघर्ष करता है और संघर्ष का सफल फल उसको धीरे से प्राप्त होता है। द्वादश भाव में स्वस्थित बुध जो है ना, मतलब मित्र राशि में जो बुध बैठा है, वृषभ राशि में जो बुध बैठा है, वह छठे स्थान वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, संपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये रोग ऋण का कारक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस कारण से क्या होगा, जातक को कुछ ना कुछ रोग बने ही रहेंगे और वो रोग गुप्त रोग रहेंगे। ये बात आप सदैव ध्यान रखना, जातक को गुप्त रोग रहेंगे, जैसे छाती के अंदर कुछ होना या गले में कुछ होना, पेट के अंदर होना कुछ होना, यानी गुप्त रोगों से संबंधित जातक को शिकायत रहेगी। बाहरी रोग कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ सांस वगैरह उठना या थक जाना, ऐसे रोग जातक को होते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा जातक, इसकी निशानी है जिसका बुध यहाँ पर बैठा है मिथुन लग्न में, यह संगीत प्रिय होता है, खेल व कला का प्रेमी होता है, इसको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ इसका लगाव होता है। बुध की दशा और अंतर्दशा जातक को थोड़ी दिक्कतें देती है, परंतु ये जातक जो है ना, और यह बुध ग्रह का यहाँ पर बैठना इसकी लाइफ में एक बहुत अच्छा मोड़ लाकर देता है, जिससे इसको काफी कुछ सीखने मिलता है और उसके आगे जाकर ये बहुत प्रोग्रेस और तरक्की करता है। तो ये मैंने मिथुन लग्न में बुध का व्यय भाव में फल बताया है। मंगल का रह गया था, तो चलिए मंगल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मिथुन लग्न में षष्ठेश व लाभेश होने के कारण मंगल यहाँ पर जो है ना अशुभ फलदायक होता है। षष्ठेश और लाभेश, ये लाभेश हो गया, ये षष्ठेश हो गया, तो यहाँ पर जातक को इसका 50-50 फल मिलता है। मंगल की प्रकृति क्या है, उग्र है, उष्ण है, क्रूर है, गर्म है। फलतः वृषभ राशि में मंगल जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रदायक होता है। द्वादश स्थान में मंगल वृषभ राशि में होगा। मंगल की यह स्थिति कुंडली में क्रमशः मांगलिक योग और लाभ भंग योग एवं हर्ष योग बनाती है। लाल किताब वालों ने इस मंगल को मनमौजी का दर्जा दिया है। फलतः ऐसा जातक अपनी मर्जी, अपनी इच्छा का स्वामी होता है, दूसरों के दबाव में आकर काम नहीं करने वाला होता है। जातक भोग विलास एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए ललायत रहता है। अब दृष्टि की बात यदि हम करें तो मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ आएगी, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर आएगी, सातवीं दृष्टि यहाँ पर आएगी और आठवीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। तो इस कारण से जातक जो है पराक्रमी होगा। यहाँ पर चौथी दृष्टि आने से जातक जो है मंगल के कारण जातक है ना पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आने के कारण बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ है ना कहीं जातक जो है ना बीमार रहेगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि जाने पर, क्योंकि सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु गुरु ग्रह की राशि है और यह मंगल की मित्र राशि है, तो यह अपने पार्टनर के लिए वफादार रहेगा। बिजनेस पार्टनर हो या लव पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, उसके लिए वफादार रहेगा, समर्पित रहता है। ऐसे जातक के लिए एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि यह नित्य गाय की सेवा करे, तो इसकी तरक्की बहुत अच्छी जल्दी होती है। मंगल की दशा और अंतरदशा कष्ट भरी होती है, दिक्कतों वाली होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यह प्रैक्टिकली देखा गया है, कई कुंडलियों में देखा गया है, दिक्कतों वाली होती है, संघर्ष के बाद सफलता देने वाली होती है। इसलिए ऐसे जातक को जो है ना गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए जब मंगल की दशा चल रही हो तब। तो ये मैंने मिथुन लग्न में मंगल का व्यय भाव में फलादेश किया है। अभी इसके बाद हम गुरु ग्रह का फलादेश करते हैं मिथुन लग्न में कि गुरु ग्रह क्या फल देगा। मिथुन लग्न में गुरु सप्तमेश व दशमेश है, ठीक है ना। ये सप्तमेश हो गया और ये दशमेश हो गया। मिथुन लग्न में गुरु सप्तमेश होता है, दशमेश होता है। केंद्राधिपत्य दोष जो है, जो गुरु को लगता है क्योंकि वो व्यय भाव में जाकर बैठ गया है, गुरु द्वितीयेश मार्केश होने से निष्फल योग करता बनता है। यहाँ अशुभ फलदायक होता है। यहाँ द्वादश स्थान में बृहस्पति, वृष शत्रु राशि में है। बृहस्पति की इस स्थिति में क्रमशः विवाह भंग योग बनता है एवं राज्य भंग योग बनता है। जातक का विवाह विलंब से होता है अथवा गृहस्थ सुख अकारण बाधाएं आती हैं। गृहस्थ सुख में, राज्य पक्ष में भी, राजनीति में भी लोगों से जो फल उसे चाहिए है, जो सहयोग उसे चाहिए है, वह सहयोग इसे प्राप्त नहीं होता। हालांकि बृहस्पति यहाँ उच्च ज्ञानी बनाता है जातक को तंत्र मंत्र धर्म अध्यात्म ज्योतिष आदि विद्याओं का ज्ञान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दृष्टि की यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव कन्या राशि, षष्ठम भाव वृश्चिक राशि, अष्टम भाव मकर राशि पर गुरु ग्रह की दृष्टि आ रही है। कैसे, यहां से आप देखेंगे ये और ये और ये जो मैंने
कन्या, वृश्चिक और मकर राशि पर जो निशान लगाए हैं, ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो शारीरिक सुखों में बाधा, शत्रुओं का प्रकोप, भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु जातक को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार की जो कुछ वीडियो थी वहां पर मैंने गुरु को बहुत अच्छा बताया है, यहाँ पर इसमें क्यों नहीं। अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पर ये है ना, एक तो शत्रु राशि में हो गया है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया, और दूसरा निष्फल योग बन गया है, ठीक है ना। केंद्राधिपत्य दोष भी लग गया है जातक को यहाँ पर, क्योंकि केंद्र का स्वामी जब बाहर जाकर बैठ जाए, यदि लग्न हो तो भी एक हिसाब से ठीक है, परंतु केंद्र का हो, पूरे कर्म भाव का, सप्तम भाव का, व्यय स्थान में जाकर हो तो आनंद नहीं आता है। यहाँ तक कि पत्नी की जो बात रहे, जातक को पत्नी के साथ रात को सोते समय वह आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जातक की पत्नी जातक को नपुंसक समझे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब पति पत्नी के साथ सोने में आनंद नहीं आएगा, कुल मिलाकर वही आनंद आप बाहर आ जाएगा, बट पति पत्नी में नहीं आएगा। तो ये यदि यहाँ पर गुरु बैठ रहा है तो, और यही ये कर्म भाव है इसका लॉर्ड भी यहीं जाकर बैठ गया है, तो जातक घर पे जो काम करेगा, अपने वालों के लिए जो काम करेगा, अपने राज्य के लिए जो कार्य करेगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, या जो उसने उम्मीद की है वो उतनी तारीफ नहीं मिलेगी। इसलिए बाहरी क्षेत्र में जातक को ज्यादा सफलता मिलेगी, अपने यहाँ उतनी सफलता नहीं मिलेगी, या फिर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर जातक को जो उसे प्रशंसा चाहिए वो प्रशंसा मिलेगी। ऐसा जातक वृद्धावस्था में संन्यास की ओर प्रवृत्ति लेता है, यानी तपस्या की ओर, या गृहस्थ जीवन छोड़कर बाहर कहीं आश्रम, ट्रस्ट, सेवा, मंदिर, दान, धर्म, तीर्थ स्थानों में जाकर रहने का सोचता है, पूजा अर्चना में ज्यादा लग जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा जातक को रोग उत्पन्न कराती है, एवं फल की यदि हम बात करें तो अशुभ फल ही प्रदान करती है। यह मैंने मिथुन लग्न में बृहस्पति यानी गुरु का व्यय भाव में फलादेश किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह व्यय भाव में क्या फल देगा मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश व खर्चेश है। खर्चेश मतलब ये स्वयं खर्चेश है, पंचमेश मतलब ये, ठीक है। तो मिथुन लग्न में शुक्र जो है पंचमेश व व्ययेश है या खर्चेश है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यह दोष युक्त हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्र यहाँ योग कारक होकर अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। यहाँ द्वादश स्थान में शुक्र स्वग्रही होगा। शुक्र की यह स्थिति संतानहीन योग बनाती है। हर बार मैं आपको बताता हूं कि पंचमेश यानी ये संतान का स्वामी जब यहाँ पर आकर बैठ जाए तो जातक को है ना संतान सुख की कमी प्राप्त होती है, परंतु व्ययेश व्यय भाव का स्वग्रही होकर सरल योग बनाता है। यहाँ पर जातक के लिए शुभ फलदायी है ये, यानी बाहरी दुनिया में, बाहरी क्षेत्र में, नेम फेम में, इन सब चीजों में जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप जैसे काम में यदि काम करता है, जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि काम करता है, जातक बाहरी लोगों से संपर्क बनाता है, जातक बाहरी दुनिया में बहुत नेम फेम यश कमाता है। इस शुक्र को कामधेनु गाय की पदवी भी दी गई है। इस शुक्र को कामधेनु गाय की पदवी दी गई है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत ऐशो आराम की सामग्री अपने आप आएगी, स्वतः आएगी। बलवान शुक्र होने के कारण स्त्री सुंदर होगी, आकर्षक होगी, विवाह शीघ्र होगा। ऐसा व्यक्ति धनवान, विख्यात, तेजस्वी व यशस्वी होगा। बस कष्ट है तो सिर्फ इतना है कि जातक जो है ना अपने संतान सुख से वंचित रहेगा। द्वादश भाव के शुक्र की दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि पर आ रही है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर छठे भाव की देखिए सातवीं दृष्टि सदैव आप लगाया करें। यहाँ से सीधा ये 2 है, 2 में आप 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये सातवीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर जातक अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। जातक के शत्रुओं का नाश स्वतः हो जाएगा। निशानी की यदि हम बात करें तो ट्रेवलिंग हो गया, व्यापार में, इसमें ट्रेवलिंग जैसे व्यापार में, या कपड़ों के व्यापार में, या ऑनलाइन के व्यापार में, या फिर हम कहें आपके लेडीज आइटम के व्यापार में बहुत ही जातक को लाभ होता है। शुक्र की दशा अंतरदशा जातक को सुखी संपन्न बनाती है, धनवान बनाती है। तो ये मैंने मिथुन लग्न में व्यय भाव में शुक्र ग्रह का फलादेश किया है, ठीक है ना। अभी इसी के बाद हम मिथुन लग्न में व्यय भाव में शनि ग्रह का फलादेश करते हैं। मिथुन लग्न में शनि अष्टमेश व नवमेश है, ठीक है ना। अष्टमेश ये हो गया, नवमेश ये हो गया। तो अष्टमेश और नवमेश है। त्रिकोण का अधिपति होने के बाद भी ये पूर्ण योग फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। अष्टमेश होने से शनि पापत्व हो चुका है। इस कारण से त्रिकोण मतलब ये आपका त्रिकोण होता है। तो शनि, इस देखिए शनि यहाँ की राशि है तो यानी त्रिकोण का स्वामी हो गया, बट शनि यहाँ अष्टम भाव का भी है, तो ये पूर्ण फल प्राप्त नहीं करा पाएगा, दोष युक्त हो चुका है, ठीक है ना। अष्टमेश के पापत्व से शनि जिस भाव में है उस भाव की हानि होनी ही होनी है, ये निश्चित है मिथुन लग्न में।
शनि की दृष्टि जिस भाव पर होगी उसकी हानि अधिक होगी। यहाँ शनि वृष राशि, मित्र राशि, शनि की इस स्थिति से भाग्य भंग योग बनता है, परंतु अष्टमेश का व्यय स्थान में जाने से सरल नामक विपरीत योग भी बनता है। फलस्वरूप जातक भाग्यवान, धनी, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, पर जीवन में इन सब वस्तुओं की प्राप्ति के हेतु संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। जमा पूंजी को 1 मिनट में खर्च करते हुए जातक को देरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अष्टमेश शनि, पापत्व शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 यहां पर पड़ रही है और ये धन भाव है। तो जातक जरा में है ना अपना कीमती धन जो है बर्बाद कर सकता है, मिटा सकता है। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वादश शनि की दृष्टि धन भाव कर्क राशि, छठे भाव वृश्चिक राशि एवं कुंभ राशि भाग्य भाव पर होगी, जो कुछ इस प्रकार दिखेगी। जातक को नींद कम आएगी एवं अंतिम अवस्था या मृत्यु अवस्था जो होती है, यानी कहने का मतलब है 60-65 के बाद जातक का जीवन दुखदायी जीवन हो जाता है। इसके लिए शुक्र की स्थिति को देखना जरूरी है। जातक देखिए शनि यहाँ पर कई कुंडलियों में तपस्वी बना देता है जातक को आखिरी समय में, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है। तो कहीं ना कहीं ये जातक जो है ना जीवन भर सुधर नहीं पाएगा, इसके कर्म जीवन भर धार्मिक पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो इसको कर्म का भोग पूरा भोगना पड़ेगा। इस कारण से इसका आखिरी समय जो है ना ये दुखदायी हो जाता है। शनि की दशा अंतरदशा खर्च बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही एक प्लस पॉइंट है कि भाग्योदय में भी वृद्धि कराएगी। शनि की अंतरदशा ये भाग्योदय में, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ पर इसमें वृद्धि कराएगी। तो ये मैंने आपके लिए मिथुन लग्न में व्यय भाव में बैठे हुए शनि का फलादेश किया है। अब इसके बाद हम मिथुन लग्न में व्यय भाव में राहु यदि बैठता है तो वो क्या फल देगा, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न में राहु लग्नेश बुध का मित्र है, अतः हर हालत में शुभ फल देने वाला है। यहाँ द्वादश स्थान में राहु वृष राशि में है। ऐसा जातक कठोर परिश्रमी, साहसी व कर्मठ होगा। ऐसा जातक घुमक्कड़, रसिक एवं भोग विलासी होगा। ऐसे जातक के अवैध संबंध भी रहेंगे, कई स्त्रियों से संबंध रहेंगे, ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। पत्नी के बाद भी ऐसे जातक के अवैध संबंध रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कार्य कुछ करते रहे तथा परिणाम उसका कुछ अपोजिट ही आता है, भिन्न ही आता है, अलग आता है। बिना सोच समझकर कार्य करने से यह कई बार मुसीबत में उलझ जाता है। ये ऐसा जातक स्त्रियों के कारण कई बार ज्यादातर ये जातक परेशान होता है। स्त्रियों के कारण, प्रेम के कारण ये वाला जातक कई बार परेशान होता है। मिथुन लग्न में व्यय भाव में यदि राहु बैठा है तो स्त्रियों के कारण ये कोर्ट कचहरी में फंस सकता है, प्रेम करने के कारण कोर्ट कचहरी में फंस सकता है। और 52 वर्ष की आयु तक इसका ये चलता रहता है ये सीन। जब तक ये जातक जो है 52 वर्ष की आयु का होता है तब भी ये किसी न किसी लड़की या किसी न किसी स्त्री के प्रेम के झांसे में आ सकता है या आकर्षित हो सकता है। द्वादश भावगत उच्च राशि का जो राहु है उसकी दृष्टि वृश्चिक राशि पर फलतः पड़ रही है। ऐसा जातक अपने रोग, ऋण व शत्रुओं का नाश करने में स्वयं सक्षम होगा। यदि इसको कोई बीमारी होगी तो ये बाहर नहीं, घर पर स्वयं उसका इलाज कर सकता है। इसको योग का, तंत्र मंत्र का, यंत्र का अच्छा ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, रिसर्च का नॉलेज हो सकता है। इसका दिमाग बहुत फास्ट रहेगा, तेज दिमाग रहेगा। यहाँ पर ये शत्रुओं का खुद नाश कर लेगा, है ना। इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कोई बीमारी है तो ये घर पर खुद उसका इलाज ढूंढ लेगा कि भैया इस बीमारी के लिए हमें क्या करना है, कुनकुने पानी को फलानी चीज के साथ खाना है या पीना है। ये खुद की बीमारी स्वतः खत्म कर लेगा। कर्जा कहां से कैसे निपटाना है ये उसकी व्यवस्था कर लेगा। अन्यत्र दूसरों की समस्याओं में, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने के कारण, देखिए ये शुक्र की राशि है, ये शुक्र की राशि है और ये बुध की राशि है। ये तीनों इसके, दोनों इसके मित्र हैं। शुक्र भी इसका मित्र है, बुध भी इसका मित्र है। तो राहु के कारण जातक को कोई परेशानी नहीं है, परंतु ये मित्र की राशि है तो ये प्रेम कह लीजिए, अपनापन कह लीजिए, उस कारण से ये कहीं भी भावनाओं में बहकर दूसरों के फटे के टांग अड़ाकर, या शेख चिल्ली की संज्ञा ऐसा हम कह दें, इसको हम शेख चिल्ली की यदि संज्ञा दें तो गलत नहीं होगा। और यदि हम ये भी कहें कि यदि ये जातक अपने जीवन में सुधार नहीं करता है तो ऐसे जातक का जो धन है, ऐसे जातक का जो धन दौलत की जो संग्रह है, ये जातक लंबे समय तक नहीं टिकता। राहु की दशा अंतरदशा यात्राएं कराता है, फालतू खर्च कराता है। राहु की दशा अंतरदशा में जातक की आयु भी क्षीण होती है, इसलिए जातक को है ना राहु के उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। राहु के जाप या महामृत्युंजय मंत्र जाप अवश्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न में व्यय भाव में राहु का फलादेश हमने किया है। अभी मिथुन लग्न में व्यय भाव में केतु ग्रह हमें क्या फल देता है, चलिए हम उसका फलादेश करते हैं। मिथुन लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। ये आप सभी लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं।
12वां भाव क्या फल देता है उसके लिए हम आई बटन में डालेंगे आप लोगों के लिए, तो वहां से आप 12वें भाव, जो लोग नए लोग सीख रहे हैं वहां से आप 12वें भाव को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी क्लास देखते जाइए। हम हर एक ग्रह को हर एक स्थान पर हर एक राशि के साथ बिठाकर हर एक लग्न में उसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। और फिर से बता रहे हैं, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं कम से कम 50 लोग कमेंट्स में लिख दें, तो हम 50 लोगों के लिए या तो लाइव सेशन करेंगे या फिर जूम मीटिंग का व्यवस्था करेंगे और आप लोगों को निःशुल्क ज्योतिष सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। मैं वैसे भी ज्योतिष अध्ययन करवाना चाहता हूं और 20 सालों से मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं करवाता आ रहा हूं। एस्ट्रोटॉक पर भी काम किया है, एस्ट्रो योगी पर भी काम किया है, अभी यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब पर अब आप ही लोग मुझे सक्सेस बना सकते हैं, ठीक है ना। कर्म मेरे हाथ में है जो कि मैं कर रहा हूं। मिथुन लग्न में केतु लग्न इस बुध से शत्रु भाव रखता है। पृथ्वी की दक्षिण छाया को राहु एवं उत्तर छाया को केतु कहा जाता है, इसलिए राहु व केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए राहु व केतु दोनों छाया ग्रह आमने सामने रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। जब भी केतु यहां बैठेगा तो राहु यहां बैठेगा। आप आपकी कुंडलियां उठाएं और चेक करें तो ये अपोजिट ही रहेंगे एक दूसरे के। यहाँ द्वादश स्थान में केतु वृष राशि का है। ऐसा जातक जीवन को ऐशो आराम से व्यतीत करता है, ऐसा जातक जीवन में निरंतर उन्नति करता है, जातक को लाभ स्वतः होता रहता है, जातक को जब भी धन की जरूरत होती है जातक के पास स्वतः धन आ जाता है कहीं ना कहीं से। ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश स्वयं करने में परिपूर्ण होता है, सक्षम होता है। द्वादश भावगत केतु की दृष्टि छठे स्थान वृश्चिक राशि पर होती है, जो कि जातक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। अष्टम भाव की दृष्टि, छठवें भाव की दृष्टि और चतुर्थ भाव की दृष्टि, देखिए यहाँ पर ये ना, ये चतुर्थ भाव में जो दृष्टि पड़ रही है तो ये सुख में वृद्धि कराती है, जातक को और एक्टिव कराती है कि मुझे और सुख की जरूरत है, तो इसलिए जातक संघर्ष करता है तो और सुख प्राप्त करने के लिए तो सफल भी होता है। ये रोग ऋण शत्रु का है, तो जातक खुद की हेल्थ का ध्यान रखता है जिम वगैरह के लिए, तो जातक उस मामले में बहुत अच्छा होता है। ये आयु का है, तो जातक अपनी लंबी आयु के लिए क्या खाएं क्या पिए उस हिसाब से अपना रूटीन बनाता है। तो ये जातक की जो दृष्टियां हैं ये इसके लिए बहुत अच्छा लाभ देती हैं। इसकी कुछ निशानी होती हैं। जब भी किसी मिथुन लग्न वाले व्यक्ति का केतु यदि यहां पर बैठा है तो इसे कभी भी, जिस व्यक्ति को संतान ना हो उस व्यक्ति के घर में किराए से नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उस व्यक्ति से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, कोई जमीन जायदाद भी उस व्यक्ति से नहीं खरीदना चाहिए। शुद्ध भाषा में कहें, जो संतानहीन लोग हैं ऐसे व्यक्तियों से इसको दूर रहना चाहिए, वरना उनके दुष्परिणाम भी इस पर आते हैं और इसके संतान पर भी उसके असर पड़ते हैं। मानकर चलिए आप यहाँ सुधार नहीं कर रहे हैं मेरी इस कमेंट्स पे, मेरी इस बात पर जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है और अनुभव में आया है। तो आप कुछ ही सालों में देखेंगे कि आपका अच्छा केतु जो आपको अच्छा फल दे रहा है, आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटने लगेंगी और वही अच्छा केतु आपको असफल देने लगेगा। केतु की दशा और केतु की अंतरदशा ये व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे बढ़ाता है। बाकी केतु जो है आपको अध्यात्म की दुनिया में भी ले जाता है, मोक्ष की दुनिया में भी ले जाता है। यंत्र मंत्र तंत्र, डॉक्टरी, मेडिकल, साइंस, विज्ञान, एडवोकेट, वकील, इन सब में आपको एक्टिव बनाता है। आपका माइंड बहुत शार्प चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। बाहरी लोगों से आपके अच्छे संपर्क होते हैं, आपकी फॉरेन कंट्री में रहने के भी योग बनते हैं। ये मैंने मिथुन लग्न में 9 ग्रहों का फलादेश बताया है, व्यय भाव में हर एक ग्रह क्या फल देता है। तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स में बताएं। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है उनके लिए भी मैंने बोला है बार बार, वो अपनी कमेंट्स में लिखें। और बस ज्यादा नहीं, 50 लोग भी यदि होते हैं तो हम जूम पर आप लोगों के लिए क्लास की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।